कर रहे हैं मोनोपोली कंपटीशन का, यानी कि एकाधिकार बाजार की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो ये हम बात कर रहे हैं अपना थर्ड मार्केट यानी मोनोपोली मार्केट। The word meaning of monopoly is mono means single and poly means seller। देखिए, अगर हम इस वर्ड को टू पार्ट में डिवाइड करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी अकेला, और पॉली का मतलब क्या हो गया, सेलर। ये जो मोनोपोली वर्ड है ये वर्ड लैटिन भाषा के से लिया गया है, यानी कि एक अकेला जो बेचने वाला सेलर होगा उसके बारे में। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोनोपोली का अगर हम पर्टिकुलर वर्ड भी देखते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर आता है कि जो अकेला विक्रेता होता है उसके बारे में कहा गया है। इसके साथ में इसे सिंगल सेलर यानी अकेला विक्रेता या सिंगल राइट यानी हम कह सकते हैं एक अधिकार। ठीक है, तो यानी कि किसी एक के पास में अधिकार है। तो ये मोनोपोली का जो मेन कंसेप्ट आप कह सकते हैं, जो मेन कीवर्ड लाइन जो है वो ये है कि मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, यानी बेचने वाला एक ही होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर होगा वो प्रोड्यूसर कितना होगा, एक। क्लियर है। अगर हम बात करें मोनोपोली की और ज़्यादा डिटेल में, तो मोनोपोली जो मार्केट होता है वो एक ऐसा बाजार आता है जिसमें से बेचने वाला एक होता है, यानी इसे वन सेलर होता है और मोर बायर होते हैं, यानी खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन बेचने वाला जो होगा वो एक ही होगा। इसमें हम कह सकते हैं जब बेचने वाला एक होगा, जब वन सेलर होता है तो उसका पूरा सप्लाई पे कंट्रोल रहता है, यानी कि वो कितना सप्लाई करे वो उस पर बिल्कुल कंट्रोल करता है। ये मोनोपोली यानी जो आप कह सकते हैं ये एकाधिकार, ये अपनी प्राइस को ज़्यादा हायर नहीं कर दे, इसीलिए गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि जो सरकार रहेंगे उन सरकार का इन पे नियंत्रण रहता है, यानी कि मोनोपोली की क्रियाओं पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी, उन पे बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ताकि ये किसी भी कंज्यूमर उपभोक्ता का शोषण नहीं कर पाए। राइट। बात करते हैं डेफिनेशन की, और हम डेफिनेशन ले रहे हैं प्रोफेसर जो लेफ्ट विच थे उनकी डेफिनेशन के बारे में। प्योर मोनोपोली इज अ मार्केट situation in which a single firm sells a product for which there are no good substitute। देखिए, ये जो डेफिनेशन है प्रोफेसर लेफ्टविच की, उन्होंने कहा है कि जो प्योर एकाधिकार यानी कि जो शुद्ध एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी भी एक फर्म का, अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु के उत्पादन का जो भी विक्रय करती, जो भी फर्म किसी वस्तु का प्रोडक्ट को बेचती है, उसकी स्थापन वस्तुएं जो होती हैं गुड सब्स्टिट्यूट जो होती हैं, वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यानी जो भी फर्म्स किसी भी प्रोडक्ट को बेचेगी मोनोपोली मार्केट में तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। तो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका कोई भी निकट प्रतिस्थापन नहीं रहता है। द फर्म हैज़ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑल ऑफ इटसेल्फ, देयर आर नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वेयर प्राइस एंड सेल विल इन्फ्लुएंस द मोनोपोलिस्ट प्राइस और आउटपुट। देखिए, ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जिसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटीज़ हैं वो नहीं है, तो इस प्रकार की वस्तु पर आप कह सकते हैं इस प्रकार की जो कमोडिटीज़ मार्केट रहते हैं वो एक ही फर्म के लिए होता है, यानी कि पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट वस्तु नहीं होगी, प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होगी, तो उसमें पूरे बाजार में क्या होगा, एक ही फर्म होगी। और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट जो आपकी कह सकते हैं प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती हैं तो उसके मूल्य पर और उसके सेल पर पूरा कंट्रोल रहता है उस एकाधिकारी का। ठीक है, तो एकाधिकारी वस्तु के मूल्य और विक्रय को प्रभावित कर सकता है। जो ये मोनोपोलिस्ट होते हैं वो प्राइस और आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मोनोपोलिस्ट मार्केट में क्या होगा कि ये प्राइस और आउटपुट को इफेक्ट कर पाएंगे। तो ये डेफिनेशन थी प्रोफेसर लेफ्टविच की, जिन्होंने अपने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में जो वर्ड कहे हैं उसमें प्योर एक वर्ड जो क्लियर आता है कि नो सब्स्टिट्यूट, कोई भी प्रतिस्थापन नहीं रहता है बाजार में। साथ ही जो फर्म इस प्रोडक्ट को बनाती है मोनोपोली बाजार में, उनका पूरा प्राइस यानी कि जो कीमत रहती है और कितना बेचना है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो एकाधिकार होता है। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन थी प्रोफेसर लेफ्टविच की। इसकी अगर हम बात करें तो डिमांड ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इज
इन इलास्टिसिटी। देखिए द डिमांड ऑफ कमोडिटी, जो वस्तु की मांग होती है मोनोपोली बाजार में, या हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा, जो उत्पादनकर्ता के द्वारा जो कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं बाय द प्रोड्यूसर, इज इन इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकी जो मांग रहेगी एकाधिकारी द्वारा, जो भी वस्तु की मांग रहेगी उसकी जो लोच होगी वो कैसी होगी, इन इलास्टिसिटी, यानी कि बेलोचदार होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिमांड रहेगा उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकता, यानी कि नो चेंज, बिकॉज द डिमांड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इन इलास्टिसिटी, यानी कि बेलोचदार। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो गवर्नमेंट का आप देखते हैं इंडियन जो रेलवे है उसका एग्जाम्पल है मोनोपोली का। अगर प्राइवेट फर्म की बात करें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी किनके एग्जाम्पल हैं, मोनोपोली का, जो मार्केट को पूरा आप कह सकते हैं अपनी प्राइस को डिटरमाइन खुद करते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। फीचर ऑफ मोनोपोली की, एकाधिकार की विशेषताएं। देखिए फीचर्स ऑफ मोनोपोली का जो फर्स्ट पॉइंट है, सिंगल सेलर एंड प्रोड्यूसर। इसमें जो एकाधिकार बाजार रहता है उसके मीनिंग में ही दे रखा था कि यहाँ पे सिर्फ जो बेचने वाला होगा वो अकेला विक्रेता एक ही होगा, यानी कि उत्पादन करने वाला जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो एक ही होगा। क्लियर है। फर्म एंड इंडस्ट्री इज वन और द सेम। यहाँ पे जो फर्म और इंडस्ट्री होगी, यानी फर्म जो उद्योग है वो एक ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा कि जो फर्म्स का ग्रुप होता है, यानी जो फर्म ऑफ ग्रुप होता है वो सारा सारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। जबकि यहाँ पे फर्म और उद्योग में कोई भी अंतर नहीं रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं एकाधिकार में फर्म और उद्योग एक ही होता है। इसका मेन कारण होता है कि जो फर्म होगी एक मात्र फर्म होती है जो उत्पादन कर रही होती है और वही उद्योग होती है। ठीक है, इसीलिए फर्म और उद्योग में कोई डिफरेंस नहीं। नो सब्स्टिट्यूट, निकट स्थापन वस्तु नहीं, इसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट वस्तु जो होती है वो मार्केट में नहीं होती है। एकाधिकार जिस वस्तु को भी उत्पादन कर रहा है, या कह सकते हैं मोनोपोली मार्केट में जिस भी कमोडिटीज़ का सेल हो रहा है उसकी कोई भी सब्स्टिट्यूट वस्तु नहीं होती है, क्योंकि अधिक मूल्य होने पर जो कंज्यूमर होगा उस वस्तु को क्रय करने के लिए बाध्य हो जाता है। सिंपल है कि जो प्राइस है, जो ये मोनोपोली मार्केट होता है वहाँ पे प्राइस इंक्रीज करके ये अपना जो लाभ है वो ले सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वस्तु नहीं होती है, क्योंकि बेचने वाला एक ही होता है तो वो प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो बेलोचदार मांग होती है, एकाधिकारित वस्तु की जो मांग होती है वो कैसी रहेगी, बेलोचदार, यानी उसमें चेंजेस नहीं आता है। इसीलिए वो अपनी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचना चाहे तो उस वस्तु का मूल्य कम करना होगा। यानी कि अगर उसकी बेलोचदार मांग होती है, मांग में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि डिमांड इन इलास्टिसिटी होने की वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी यूनिट्स को सेल्स करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, प्राइस को रिड्यूस करना होगा। अगर वो अपनी सेलिंग, विक्रय की कह सकते हैं वस्तुओं को बढ़ाना चाहता है, बाजार में बहुत ज़्यादा बेचना चाहता है, यानी कि सेल्स को बढ़ाना चाहता है, तो उसे प्राइस को डाउन करना होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। देखिए सिंपल है कि जो मोनोपोली बाजार होता है वहाँ पे नई फर्मों को नहीं एंट्री होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनके सामने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। दूसरी ओर क्या कर सकते हैं, कोई भी जो पुरानी फर्म होगी वो नई फर्म को आने नहीं देगी। इसका मेन कारण क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं, जो कह सकते हैं इसमें एंट्री इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इसमें कह सकते हैं टेक्निकल बैरियर्स आते हैं। साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत लाइसेंस हो सकता है, फ्रेंचाइजिंग होते हैं, पैटर्न सिस्टम्स होते हैं। तो इस टाइप की जो बैरियर्स हैं, इस तरह की जो बाधाएं हैं वो आती हैं। इसीलिए कोई भी फर्म जो है वो ईजी वे से इसमें एंट्री नहीं कर पाएगी। मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। देखिए यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में बेचने वाला कौन होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी विक्रेता की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसीलिए मोनोपोली, यानी कह सकते हैं कि मोनोपोली बाजार में कोई भी फर्म क्या करेगी, अपनी ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना बहुत आसान रहेगा मोनोपोली मार्केट में। फियर ऑफ पॉसिबल कंपटीशन, संभावित प्रतियोगिता का भय। देखिए सिंपल है कि यहाँ पे जो मोनोपोली मार्केट होगा वहाँ पे सेलर को हमेशा ये भय रहेगा कि कोई नई
फर्म कहीं आ ना जाए इस मार्केट में, इसलिए वो अपनी वस्तु का मूल्य अत्यधिक या कह सकते हैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। तो एक वैसे एंट्री नहीं कर सकती है कोई भी फर्म, लेकिन उसे एक डर रहता है हमेशा उस फर्म को कि अगर मैंने प्राइस को थोड़ा भी इंक्रीज़ किया तो कोई नई फर्म इसमें एंट्री नहीं कर जाए। क्लियर है। मोर बायर अधिक क्रेता, यहाँ पे सेलर तो कितने होते हैं, एक होते हैं, लेकिन खरीदने वाले उस वस्तु के जो क्रेता होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, गैर मूल्य प्रति जो स्पर्धा रहती है वो महत्वहीन रहती है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब हो गया कि जो अपन सेल्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी विक्रय को बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दूसरी आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करना या सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करना, तो विक्रय को बढ़ाने के लिए मुफ्त उपहार देना, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि कम रेट में उसको बेचना, 99 प्राइस, ये डिस्काउंट देना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़। और जैसे कि इस मोनोपोली मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, उसका सहारा भी नहीं लेना होता है क्योंकि सेलर एक ही होता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन इसमें जो है मोस्टली नहीं देखा गया है। लैक ऑफ बात करते हैं लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि साधनों की अगतिशीलता। देखिए यहाँ पे भी जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी भांति भी यहाँ पे भी जो साधनों की है अगतिशीलता रहती है, यानी उनमें मोबिलिटी नहीं रहती है, इसीलिए हम कह सकते हैं उनका कुशलतम जो प्रयोग है साधनों का वो नहीं रहता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यहाँ का जो मांग वक्र रहता है वो नीचे गिरता हुआ होता है, जबकि आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा होगा कि डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही डिमांड कर्व कैसा रहेगा, ये आपका डाउन स्लोप का रहेगा। क्लियर है। प्राइस मेकर कीमत निर्धारक, देखिए प्राइस मेकर कीमत निर्धारक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो फर्म और इंडस्ट्री है उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, यानी फर्म और उद्योग को एक ही माना गया है, इसीलिए फर्म अपनी प्राइस का निर्धारक कर सकती है, अपनी कीमत का निर्धारण यहाँ पे कर सकती है। तो ये थी मोनोपोली जो बाजार है उसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि मोनोपोली में कैसी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी कि कैसे फर्म का साम्य होता है उसके बारे में। इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली यानी एकाधिकार में साम्य, जिस तरह से हमने परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में बात की थी कि फर्म का साम्य, यानी कि फर्म का साम्य कैसे होता है, उसकी दो अप्रोच थी, यानी दो दृष्टिकोण थे, उसी तरह से यहाँ पे भी दो आपके दृष्टिकोण हैं, जैसे TR एंड TC अप्रोच, कुल आगम और कुल लागत विधि, और दूसरा है MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में जो बात की थी सेम वही यहाँ पे बात की गई है। जैसे फर्स्ट बात करते हैं कि TR एंड TC अप्रोच का, तो यहाँ पे OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, OY पे हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को बताया है। ये जो आपकी 45 डिग्री से जो आपकी लाइन है वो है टोटल रेवेन्यू की। क्लियर है, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में है, और टोटल कॉस्ट जो है वो कभी आपकी इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में, और फिर आपका वो क्या हो रही है, बीच में आपका डिक्रीज हुआ है, देन वापस इंक्रीज हुआ है, ये है आपकी टोटल कॉस्ट। आप जानते हैं कि जहाँ पे TR एंड TC इक्वल हो जाते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो टोटल कॉस्ट की जो लाइन है और ये जो टोटल रेवेन्यू की लाइन है वो एक दूसरे को इस G पॉइंट पे और H पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि सम विच्छेद बिंदु, जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, ना आपको लाभ होता है ना आपको हानि, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको रिसीव्ड होता है। जब बात करते हैं कि जब टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी TC ग्रेटर देन है किससे, TR से, आपने देखा कि ये जो TC की रेखा है ऊपर की तरफ, ये जो TR है, यानी ये जो TR है उसे आपकी TC की रेखा क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी TC ज़्यादा है TR से, तो ये सिचुएशन होती है आपके लॉस की। क्लियर है, तो ये सिचुएशन किसकी है, लॉस की। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो TR है टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे ज़्यादा है, यानी ऊपर की तरफ है, और TC जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये सिचुएशन कहलाती है प्रॉफिट की। लेकिन कौन सा प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे जो TR है, TR
इज ग्रेटर देन TC। जो TR टोटल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, अधिकतम लाभ कहाँ होगा, जब आपका TR और TC में डिफरेंस होगा ज़्यादा। यानी कि हम उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका इन दोनों रेखाओं के बीच में ज़्यादातर अंतर होगा, तो वो कहलाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। क्लियर हुआ आपको? और ये हम बता सकते हैं अपना जो प्रोडक्शन है वो हमारा डिसाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब TR ज़्यादा होगा, टोटल रेवेन्यू कुल आगम ज़्यादा है कुल लागत से। सिंपल है कि जो आगम का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारे जो लाभ मिलने वाला है वो ज़्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से। लेकिन हम किस पॉइंट को मैक्सिमम प्रॉफिट कहेंगे, यानी अधिकतम लाभ वाले बिंदु किसको कहेंगे, जहाँ पे TR और TC में मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन ये जो विधि थी इसमें बहुत ज़्यादा ये था कि ये बहुत कम जो है काम में ली गई, इसीलिए एक नई विधि, एक नया अप्रोच है उसका कह सकते हैं उद्गम हुआ, और वो था MRNFC अप्रोच। और इसी बेस पे हम अपना जो है फर्म का जो इक्विलिब्रियम कह सकते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और OY पे टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट को बताया है। देखिए यहाँ पे AR और MR बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मोनोपोली होगा वो अगर उसे लगेगा कि नहीं मेरे वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो प्राइस ज़्यादा करके जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकता है। क्लियर है? तो हमें बस वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे TC यानी MC एंड MR बराबर हो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू हो। ठीक है, तो आप देखिए अभी हमने दो मेथड देखे फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, TR एंड TC एंड MR MC का। तो MR MC को जो हम ले रहे हैं उसी से ही हम क्या कर रहे हैं, फर्म का इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AR कभी भी जीरो, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको AC और MC इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं इस मेथड में। तो जहाँ पे MC बराबर MR हो रहा है वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आपने देखा कि ये जो जा रहा है वो MC और MR कौन सा है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, और ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को ही, इस मेथड को ही हम कह सकते हैं फर्म की इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए, फर्म के साम्य के लिए इसी मेथड को यूज़ करते हैं, TRTC मेथड को नहीं किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन अंडर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन, अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। देयर आर 3 सिचुएशन इन द शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल में 3 तरह की स्थितियाँ होती हैं, जिस तरह से हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में देखा था। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है, और आपको पता है यहाँ पे 3 सिचुएशन क्यों होती हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास में समय जो होता है वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, यानी समय की कमी रहती है। तो सब जो फर्म्स होती हैं वो हम कह सकते हैं जो फर्म होगी वो अपने साइज़ में जो है वो चेंज नहीं कर पाती है, तो फर्म अपनी साइज़ में चेंज नहीं कर पाएगी। तो शॉर्ट रन में जो पूरा का पूरा जो प्राइस होता है, यानी कि जो मूल्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे टाइम तो है नहीं, तो हम अपनी सप्लाई बढ़ा पाए, तो यहाँ पे जो डिपेंड करेगा प्राइस वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके डिमांड पे, मांग पे। ठीक है, तो मांग जैसी होगी उस तरह से हमारी सिचुएशन होती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन है। फर्स्ट इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या इसे एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, असामान्य लाभ। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ की सिचुएशन। थर्ड है मिनिमम लॉस, यानी कि न्यूनतम हानि। तो अल्पकाल में 3 तरह की सिचुएशन होती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं इसे एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात। चलिए डायग्राम है, OX पे हमने आउटपुट को बताया है, OY पे हम बता रहे हैं रेवेन्यू और कॉस्ट को। यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहता है उनका स्लोप कैसा रहेगा, डाउन रहता है। डायग्राम में हमने AR और MR बनाया है।
ध्यान रखिएगा, AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर MR में भी जीरो और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AR यानी प्राइस कभी भी आपका जो नेगेटिव है या नहीं, जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए वही डायग्राम जिस तरह से हमने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बनाया, सेम डायग्राम वही बन रहा है। AR और MR बनाया है। ये हमारा AC कर्व जो है वो AR से नीचे की तरफ है, यानी कि जब हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप देखिए AR इज अ ग्रेटर देन AC, यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपने देखा होगा जो AC कर्व है वो AR के नीचे बनाया गया है, यानी कि AR की जो लाइन है उसे नीचे आपका AC कर्व बनाया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी कहलाती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन हमें बनानी है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है फर्म का। तो देखिए MC कर्व बनाया है हमने, ये आपका MC कर्व है जो कि MR और MC यानी MR और MC कर्व जहाँ पे एक होंगे, यानी कि जहाँ पे ये कट करेंगे वो क्या कहलाएगा, फर्म का इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये E पॉइंट पे हम कह सकते हैं MR और MC बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये MC है और ये MR की लाइन है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पे इक्विलिब्रियम पे हमने इस लाइन को ऊपर की तरफ यानी कि एवरेज रेवेन्यू तक ले जाते हैं। एवरेज रेवेन्यू तक ले जाने पर ये प्राइस डिसाइड हो गई है, और ये जो है इसको जब हम यहाँ इस लाइन को जब हम लेके जाते हैं तो ये AC यानी एवरेज कॉस्ट को टच करती है। तो यानी कि हमारी कॉस्ट तो लगी है, कितनी लगी है, BM यानी इतनी कॉस्ट लगी है, और आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये जो ऊपर वाला है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस डायग्राम में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये AR से नीचे बनाया गया है। क्लियर है। सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, तो जहाँ पे MR MC बराबर होंगे। क्लियर है। इस डायग्राम में अगर हम बात करें इसकी थ्योरी की, तो द मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, यानी कि जो एकाधिकारी होगा वो E पॉइंट पे अपना इक्विलिब्रियम यानी साम्य मानेगा। साम्य कहाँ पे मानेगा, जब हम क्या जानते हैं, जहाँ पे बिकॉज एट दिस पॉइंट MC बराबर MR, इक्विलिब्रियम फर्म का कहाँ होगा, E पॉइंट पे होगा। E पॉइंट पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस OM क्या करता है, वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, यूनिट्स एंड सेल, उतना उत्पादन करता है उतना बेचता है। इट एट AM प्राइस, AM टोटल प्राइस कितनी है, AM, यहाँ से देखिए आप, ये एवरेज रेवेन्यू से लेकर A पॉइंट से लेकर M तक आपकी क्या है, ये प्राइस है। क्लियर है ये पूरी। इन दिस सिचुएशन द एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल बी ABCD, यानी कि ये जितना प्रॉफिट होता है वो पूरा पूरा क्या कहलाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो ये होता है मोनोपोलिस्ट जो होता है, एकाधिकारी होता है, उसे असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ। देखिए सामान्य लाभ कब होता है फर्म को, जहाँ पे AR एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। क्लियर है। यहाँ पे हमने OX पे आउटपुट और OY पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को बताया है। AR एंड MR कर्व बनाए हैं हमने, यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है। और ये हमारा AC जो कर्व है वो AR को टच करते हुए बनाया गया है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कौन सी है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन है उसी को टच करते हुए क्या बनाई गई है, एवरेज कॉस्ट को बनाया गया है। क्लियर है। तो ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई आपके NP यानी प्रॉफिट की। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, इक्विलिब्रियम आपका फॉर्म का हो रहा है जहाँ पे MC MR बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि ये जो मार्जिनल आपका कॉस्ट बनाया है वो मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट करके आगे जा रहा है, E पॉइंट पे। तो E पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फर्म का साम्य बिंदु यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट। तो ये MR MC बराबर है, और ये A पॉइंट जो है यानी कि ये जो सिचुएशन है वो नॉर्मल प्रॉफिट को बता रही है, यानी सामान्य लाभ की। देखिए AC कर्व टच एवरेज रेवेन्यू AR
कर्व एट पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट पे जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है। यानी कि ए पॉइंट क्या बता रहा है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की लाइन को टच कर रहा है ये पॉइंट। क्लियर है। एट पॉइंट ए प्राइस ओपी, यानी कि जो प्राइस है वो कितनी रहेगी आपकी, ओपी यानी इतनी प्राइस रहेगी, और प्रोडक्शन कितना रहेगा, ये प्रोडक्शन रहेगा और ये आपकी प्राइस है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए प्राइस ओपी एंड ए एम इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये इस प्राइस पे या तो हम प्राइस ओपी बोल सकते हैं या ए एम भी बोल सकते हैं प्राइस को, ए एम भी बोल सकते हैं प्राइस एंड देन ओ पी भी बोला जा सकता है। ओ एम प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो हो रहा है। फर्म अर्न ओनली एन पी मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन एज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ए सी बराबर ए आर, यानी कि जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट को बताता है। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो कंडीशन कौन सी बताई गई है, सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एम आर एम सी के बराबर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लॉस की सिचुएशन हैं, थर्ड मिनिमम लॉस की। मिनिमम लॉस यानी न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि की सिचुएशन होती है जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होगा एवरेज कॉस्ट से, ये रेवेन्यू आपका कम होना चाहिए। देखिए इस डायग्राम में हमने बनाया है ओ एक्स पे आउटपुट और ओ वाई पे बनाया है रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। ए आर और एम आर दोनों गिरते हुए बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे ए आर पे एवरेज रेवेन्यू पे सबसे पहले हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत को बनाया है और उसके ऊपर हमने एवरेज कॉस्ट को बनाया है, इस कर्व को बनाया। एमसी कर्व आपके एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट और आपके एवरेज कॉस्ट को कट करते हुए मिड पॉइंट पे कट करते हुए आगे की तरफ बनाया है, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्लियर है। यहाँ पे हम देखेंगे दो सिचुएशन, क्या देखेंगे कि एम सी एम आर कहाँ बराबर हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जब आपने देखा एम सी जो है वो एम आर को ई पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट्स ए इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म का, एम आर बराबर एम सी। देन जब इस लाइन को जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट को कहाँ टच कर रहा है, इस एंड पॉइंट पे, और जब ये कर्व है वो आपके ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कर रहा है, ए पॉइंट पे। क्लियर है। तो ये जो सिचुएशन होती है जब एवरेज रेवेन्यू आपका क्या है, कम है एवरेज कॉस्ट से, तो ये सिचुएशन होती है लॉस की सिचुएशन। देखिए द प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एम प्रोडक्शन जो है फिक्स एट ओ बी प्राइस। ओ बी प्राइस यानी ये जो प्राइस है वो हमारी ये प्राइस बताई गई है कीमत। ठीक है, इतनी हमारी कीमत है। एट दिस प्राइस द ए बी सी टच ए आर कर्व एट पॉइंट ए। आपने देखा कि जो एवरेज रेवेन्यू है उस पर हमने क्या बनाया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत, जो कि ए पॉइंट पे टच कर रही है एवरेज रेवेन्यू के। At this situation, the firm will get only ABC from the prevailing price, यानी कि इस प्राइस पे, इस कीमत पर फर्म जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसी को ही प्राप्त कर पा रही है। यानी कि आप जानते हैं किसी भी बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल यानी परिवर्तनशील लागत और दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे जो फर्म है उसको क्या मिल रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिसिव्ड हो रहा है इस प्राइस पे, OB पे। द फर्म विल बियर द लॉस, फर्म को जो कह सकते हैं लॉस की सिचुएशन हो रही है पी बी एन ए, यानी कि पी बी एन ए ये होती है लॉस की कंडीशन। तो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्यों कंडीशन हो रही है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू है वो कम है एवरेज कॉस्ट से। क्लियर हुआ। यानी कि आपको तीन डायग्राम बात करते हैं हम कि प्राइस एंड डिटर्मिनेशन अंडर इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण। देखिए यहाँ पे आपने फीचर्स में एक पॉइंट देखा था कि नो फ्री एंट्री, नो फ्री एंट्री, यानी कि कोई भी स्वतंत्र रूप से फर्म जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती। जब फर्म प्रवेश नहीं करेगी तो सिंपल है कि जो पुरानी फर्म्स होंगी उनको जो प्रॉफिट होगा वो उनका ही रहेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, मोनोपोली जो कंपटीशन होता है, मोनोपोली जो बाजार होता है, उसके लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, यानी असामान्य लाभ प्राप्त होगा। जबकि परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा कि जो दीर्घकाल का समय रहता है या जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड रहता है
उसमें फर्म को क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फ्रीली एंट्री और एग्जिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस होता है, कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एक मोनोपोली जो मार्केट होता है उसमें फर्म को दीर्घकाल में यानी लॉन्ग रन में उसे क्या मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? कि कोई भी फर्म आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, इसीलिए जो पुरानी फर्म्स होती हैं उनको क्या मिलता है, असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। डायग्राम सेम बनेगा जो हमने अभी शॉर्ट रन में डिस्कस किया था, वो सेम डायग्राम बनेगा। ओ एक्स पे आउटपुट, ओ वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को बताया गया है। ये हमारा AR और MR जो कर्व है वो बनाया है, और जो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू के नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है। और ये हमारा होगा बीच में से कट करते हुए, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को मिड पॉइंट पे कट करते हुए ये हमारा लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ई पॉइंट पे जहाँ पे MR MC है, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट की, तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये सिचुएशन कहलाएगी। यानी कि ये कट करते हुए जैसे ही आगे बढ़ेगा एवरेज रेवेन्यू को टच करेगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन कहलाएगी, यानी कि A B and C, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपके सुपर प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपका अतिरिक्त जो लाभ होता है या असामान्य जो लाभ होता है वो कंडीशन। पॉइंट E इंडिकेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट MR इज इक्वल टू MC। ये जो E पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे फर्म का साम्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाता है। OM आउटपुट पे ON प्राइस है, ये जो OM प्रोडक्शन आप कर रहे हो उस पर प्राइस कितनी है, ON, या हम ON भी कह सकते हैं और यहाँ पे AM भी कह सकते हैं। क्लियर है? यानी कि प्राइस चाहे आप ये बोले AM या चाहे बोले NO, ठीक है। ON जो है वो प्राइस है। प्राइस AM इज बीइंग मोर देन लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग रन में जो है वो प्राइस है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे मोनोपोलिस्ट अर्न AM माइनस BM। देखिए ये जो प्राइस है कितनी है, AM, क्या है पॉइंट आपका A and M, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर दें अगर ये AM और नॉर्मल कितना है BM, इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि AM माइनस BM देन कम्स टू BM, तो BM कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट, यानी असामान्य लाभ प्रति इकाई। तो टोटल एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो ये टोटल कहलाएगा आपका ये वाला A B and C, तो ये टोटल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये था आपका मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे हमने डेफिनेशन, फीचर्स, साथ ही हमने इसके इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म जिसमें 2 मेथड्स देखे, TR TC MR MC, एंड देन हमने प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में देखा, राइट। ये था आपका मोनोपोली मार्केट।